प्रश्न से आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सर्वे ड्यूरिंग द फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार के दौरान सेकेंडरी सर्वे का उदाहरण कौन सा है? तो सेकेंडरी सर्वे क्या होता है आपके सामने किसके दौरान? फर्स्ट एड के दौरान। तो चेकिंग फॉर हेड टू टो इंजरी आफ्टर द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आर मैनेज। जानलेवा स्थिति नियंत्रण होने के बाद में पैर से लेकर सिर तक चोटों की जांच करना कहलाता है। क्या आपके सामने जांच के बिना घायल को हटाना कहलाता है? दुर्घटना की फोटो लेना कहलाता है? या दिखाई गए चोटों को अनदेखी करना कहलाता है? क्या कहलाता है आपके सामने? सेकंड सर्वे किस चीज को कहते हैं? जानलेवा स्थिति नियंत्रण होने के बाद सिर से लेकर पैर तक चोटों की जांच करना होता है। देखो मैं बताऊं सेकंड सर्वे क्या होता है। सबसे पहले कोई भी इंसान है ना, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको सबसे पहले भाई हॉस्पिटल में लेकर गए, है ना। फिर उसका क्या हो गया, सबसे पहले उसके जो सबसे खतरनाक जगह पर चोट लगी थी, मान ली उसके सर पे चोट लगी थी, उससे खून बह रहा था, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, उसके सर का जो चोट है ना उसको ठीक करेगा एकदम, है ना। सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में ले जाते उसके सर का खून रोकने काम करेगा, टाके वाके लगाएगा उसका। समझ में आ गया? फिर क्या करेगा, जब उसका सर का मामला एकदम सही हो जाएगा, सर वाली चोट वो एकदम ठीक तो क्या जाएगा, मतलब वो खून वगैरह रुक जाएगा, वो गंभीर स्थिति नहीं होगी जिससे उसकी जान चली जाए, इस प्रकार की कोई चोट नहीं होगी। फिर क्या करेगा, सर से लेकर पैर तक चेक करेगा कि और कहां पर चोट लगी है जिसकी मरम्मत करनी है। जैसे उसके हाथ है वो भी छिल गए हैं, ठीक है, और आपके सामने जो पैर है उस पर भी चोट लगी हुई है, तो आपके सामने डॉक्टर क्या वहां पर भी मरहम पट्टी करेगा। ऐसे नहीं कि सिर की चोट देखी और उसकी इलाज करके चला गया, बाकी जगह पर उसका टांग टूटा हुआ था उसको ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं करना। आपके सामने और जगह भी जो जांच की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, सेकंड सर्वे के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, विच निम्नलिखित में से किस स्थिति में तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सेवा बुला लेनी चाहिए? तो इन किसमें बुला, विच कंडीशन रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो कौन सी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सेवा बुला लेनी चाहिए? सबसे पहले सड़क दुर्घटना के दौरान बेहोश घायल को दिखाने पर, हल्की कागज से कटने की चोट पर, हल्का सिरदर्द, हल्की चोट। तो हल्का नहीं होना चाहिए कुछ भी। आपको पता भाई हल्की चोट पर आप क्यों बुलाओगे, हल्की चोट पर हल्का सिरदर्द घर पे टैबलेट ले लेगा, नॉर्मल डॉक्टर से ले लेगा। अगर सड़क दुर्घटना के दौरान अगर कोई व्यक्ति है वो बेहोश हो गया है, बेहोश घायल हो गया, तो समझ लो उसकी कंडीशन सीरियस है भाई, उसको दिखाने की जरूरत होती है। तो अनकॉन्शियस विक्टिम आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट, इसका सही उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, वो होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, व्हेन अप्रोचिंग एन एक्सीडेंट सीन एट नाइट द रेस्क्यूअर शुड फर्स्ट, या रात्रि में दुर्घटना स्थल पे पहुंचने पर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? मेक द सीन विजिबल, हैजार्ड लाइट एंड और वार्निंग साइन। हैजार्ड लाइट या चेतावनी संकेत लगाकर स्थान को सुरक्षित व दिखाई देने योग्य बनाना। मैंने जब पहले वाली क्लास बनाई थी, अभी तक नहीं देखे ना, नहीं देखे ना पहले वाली क्लास, तो इस क्लास को देखने के बाद में रोड एंड सेफ्टी जो आपके सामने नाम है पेपर का, वो लगा के भाई यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, एक क्लास और डाल के वो भी पढ़ लेना। उसमें मैंने पहले बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो आपके सामने एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट सीन है उसको सेफ करना है, उसको सेफ्टी करनी है। मतलब क्या करना भाई, अगर कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया ना, तो वहां पर आपके सामने क्या है, एक जो हैजार्डियस लाइट चालू कर दो, है ना, या फिर चेतावनी संकेत लगा दो कि यहाँ पर क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया। क्यों? अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या पता पीछे से आकर उस व्यक्ति को कुचल कर चला जाए, है ना, या फिर से और ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको यही करना होता है कि हैजार्डस लाइट चालू करो और या चेतावनी संकेत लगाकर स्थान को सुरक्षित व दिखाई देने योग्य बना देना चाहिए, ताकि पीछे से आगे आने वाली गाड़ियों को पता चल जाए कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ हो रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार का रक्तस्राव सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है? कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है? धमनी का आर्टरीज का रक्तस्राव, केशिका का रक्तस्राव, हल्का त्वचा का रक्तस्राव और नाक से पसीना। सबसे क्या होगा, धमनी जो आर्टरी होती है ना उसका जो रक्तस्राव होता है। तो आर्टरी क्या होती है, हमारी ब्लड ना, उससे जो प्योरीफाई ब्लड होता है। वेन है वो आपके सामने हमारा अनप्योर खून को लेकर जाती है, मतलब बॉडी से हार्ट की तरफ, और हार्ट से आपके सामने पूरे शरीर के अंदर खून आर्टरीज लेकर जाती हैं, जो साफ खून होता है हार्ट के द्वारा पंप किया हुआ खून होता है उसको भेजते हैं। तो अगर उस पे कट लग गया ना, तो इससे क्या होगा, आपके सामने जो खून है वो बहुत तेजी से लगातार बहता रहता है, तो उसको रोकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आर्टरी से जो रक्तस्राव होता है उसको हर हाल में रोकना आपकी जिम्मेदारी होती है भाई इसके दौरान।
चलिए अगले वाला है द मेन पर्पज ऑफ वियरिंग द डिस्पोजेबल ग्लोव्स व्हाइल गिविंग द फर्स्ट एड इज टू। प्राथमिक उपचार के दौरान डिस्पोजेबल ग्लव्स दस्ताने पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? आपको ग्लव्स पहनने क्यों जरूरी होते हैं? संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, केवल पकड़ मजबूत करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, तुरंत संक्रमण रोकने के लिए। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए मतलब अगर क्या हो रहा है आपके सामने, हो सकता है प्राथमिक उपचार दे रहे, फर्स्ट एड दे रहे, तो दस्ताने इसीलिए पहनने जरूरी है। हो सकता है आपके हाथों में कुछ ऐसे कीटाणु हो, है ना, जब इंसान के भाई चोट लगती है, कहीं पर चोट लग गई, ऐसे मतलब मांस वगैरह बाहर आ जाता है, तो अगर आप उस पे अपना सीधा हाथ लगा दोगे तो आपके हाथों पे कुछ ऐसे वायरस हो जो उसके शरीर में चले जाए, जिससे और ज्यादा गंभीर बीमारी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए उसको, है ना, हो सकता है ना, ऐसे चांसेस होते हैं ना। तो इसीलिए हमेशा डिस्पोजेबल ग्लास है वो पहनना जरूरी होता है। उनको भी आप डिसैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइज कीजिए उनको भी, और फिर आपके सामने सामने वाले व्यक्ति उसका इलाज कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़े, जो इन्फेक्शन को रोका जा सके, इसीलिए आपको डिस्पोजेबल ग्लासों को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एडर शुड ऑब्टेन हेल्प फ्रॉम द नियर बाई पीपुल वेयर नेसेसरी। आवश्यकता होने पर प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति को आसपास के लोगों से सहायता लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया, अगर जरूरत पड़ रही है तो क्या होना चाहिए, जो प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति है, कौन है, प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति, उसको आसपास के लोगों से सहायता लेने की जरूरत होती है। बड़ी दुर्घटना में बचावकर्ता को हमेशा ही अकेला काम करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। बड़ी दुर्घटना हो रखी है, अकेले कैसे संभाल लोगे? नहीं संभाल सकते, और ज्यादा लोगों की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, और ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, हमेशा आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार के दौरान देने वाले व्यक्ति, उसको आसपास के लोगों की हमेशा मदद है वो लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की। अगले वाला प्रश्न है, एक कैजुअलिटी विद शॉर्ट ट्रॉमा शुड बी मॉनिटर कंटिन्यूअसली अंटिल द मेडिकल हेल्प अराइव्स। गंभीर ट्रॉमा वाले घायल को चिकित्सा सहायता आने तक लगातार निगरानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी इंसान को बहुत ज्यादा गंभीर चोट पहुंची है तो उस घायल को जब तक आपके सामने मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती, तब तक उसकी लगातार निगरानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एम्बुलेंस नहीं आ जाती तब तक आपको हर संभव प्रयास करो कि जैसे भाई उसके चोट लगी, वहां से खून बह रहा है, तो आप उसके खून को रोक दो, है ना, सीपीआर दे दो अगर उसको अच्छे से वो नहीं आ रही है। और अगर आपके सामने उसको हवा वगैरह डालने का काम करो। तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, जब तक चिकित्सा की मदद नहीं आ जाती, तब तक आपको हर संभव प्रयास है वो करने चाहिए। अगले वाला बिंदु है, प्राथमिक उपचार देने के बाद निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल होती है साहब, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। अनकंट्रोल्ड सर्व ब्लीडिंग कैन रिजल्ट इन शोक। अत्यधिक अनियंत्रित रक्तस्राव से शोक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बहुत, अगर कोई भी इंसान है ना जिसको चोट लगी, अगर उसके बहुत ज्यादा खून निकलेगा तो उसकी पूरा शरीर है ना वो झंझना जाएगा, क्योंकि भाई हमारे खून है वो शरीर के दूसरे अंगों में नहीं पहुंचाएगा, तो वो सुन्न होना पड़ना शुरू हो जाएंगे। लॉसेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स। बिल्कुल सही बात है एकदम, कि बहुत अमाउंट में अगर आपके सामने ब्लड है वो निकल रहा है ना, है ना, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन साथ चलता है, और वो ऑक्सीजन अपने जो शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है, तो वो नहीं पहुंच पाएगा, जिससे वो क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी है वो हो सकती है। तो रीजन भी एकदम सही है और कथन भी सही है, और सही कथन का सही रीजन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है आपके सामने। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। प्राइमरी सर्वे चेक एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशंस। प्राइमरी सर्वे क्या चीज होती है? आपके सामने हवा का जो मार्ग होता है ना, क्या होता है, हवा का जो मार्ग होता है उसको लगातार चेक करना चाहिए ब्रीथिंग सर्कुलेशन के दौरान। ठीक है। सेकेंडरी सर्वे क्या होता है? डिटेल हेड टू। सबसे पहले तो आपके सामने प्राइमरी सर्वे के अंदर क्या किया जाता है कि इस इंसान के पास हवा वगैरह नहीं आ रही है या कोई गंभीर चोट लगी है ना, उसको ठीक करो। ठीक है, ब्रीथिंग सर्कुलेशन उसको सांस सही से आनी चाहिए, इस चीज की चेक करो, है ना, तो गंभीर चोट लगी उसको ठीक कर दो। सेकंड सर्वे में करो पैर से लेकर नीचे तक उसके कहां पर चोट लगी है ये डिटेल चेक करो। सीन सेफ्टी क्या होता है? प्रिवेंट फर्दर डेंजर। कोई पीछे से आ रही गाड़ी वो चोट ना पहुंचा दे, है ना, कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, तो इस प्रकार की घटनाओं का आपको ध्यान रखना होता है। सर्व ब्लीडिंग क्या होती है आपके सामने? इमीडिएट कंट्रोल रिक्वायर्ड। अगर बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से आपके सामने बहुत ज्यादा अगर खून बह रहा है तो उसको रोकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए
भारी वर्षा के दौरान एक बस ड्राइवर से टकरा जाती है, डिवाइडर से टकरा जाती है। एक प्रशिक्षित स्वयंसेवक इंजन का रिसाव देखता है, लोगों को वहां से दूर कर रखता है, सड़क पर चेतावनी त्रिकोण बनाता, आपातकाल सेवा को बुलाता और क्षेत्र को सुरक्षित होने की सहायता करता है। अच्छा, उसने आपके सामने इंजन से अलग क्यों किया? क्योंकि आपको पता भाई आपके सामने अगर उस हो सकता है उस बस के अंदर, भाई बस होती है उसके अंदर या कोई वाहन होता है, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसमें आग लगने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईंधन तो अभी भी रहता है, पेट्रोल या डीजल है वो तो उसके अंदर अभी भी रहता है ना। तो इसके वजह से उसको जो आपके सामने क्या है, आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो तुरंत लोगों को उस बस से बाहर निकालो, उस गाड़ी से बाहर निकालो और लोगों को क्या करो, जो वहां पर एक्सीडेंट हो गया वहां पर त्रिकोण का साइन बना दो कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, पीछे से आगे आने वाली गाड़ियों को भी पता चल जाए, और अगर किसी के चोट पहुंचे तो उसको फर्स्ट एड दो, और अगर कोई गंभीर घायल है तो उसके लिए एम्बुलेंस को बुला दो। समझ में आ गया? चलिए, ये कौन से सिद्धांत को दिखाती है भाई आपके सामने? ये सिद्धांत को दिखाती है घायल की सहायता से पहले बचाव करता और दुर्घटना की सुरक्षा। रेस्क्यूअर सेफ्टी बिफोर पेशेंट केयर, मतलब अगर कोई पेशेंट होता ना, उसकी बचाने से पहले दुर्घटना स्थल को सेफ करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि फिर से दुर्घटना नहीं घटे। अगर एक चोट लगा हुआ व्यक्ति है उसकी तो फिर भी बच जाएगा, लेकिन अगर फिर से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको फिर से चोट लग जाएगी, फिर उसकी जान जाने की ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, और ज्यादा लोगों की जान जाने के चांसेस रहते हैं। तो यह हमेशा आपको याद रखना है, बार बार बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट सीन है ना, उसको पहले सेव करना आपको जरूरी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्ट्रेन की अपेक्षा स्प्रेन से अधिक संभवित है? स्ट्रेन की उपेक्षा स्प्रेन, जो मैंने आपको स्ट्रेन बताया था ना, स्ट्रेन कहां पर होता है? मांसपेशियों में खिंचाव, पहले वाले वीडियो में बताया, जाकर देख लेना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से लाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है आपके सामने? स्ट्रेन आपका मांसपेशियों में तनाव होता है। समझ में आ गया? और स्प्रेन आपका हमेशा क्या होता है? जोड़ों में होता है। तो स्ट्रेन है वो क्या होगा? जोड़ों के आसपास जो सूजन है वो स्प्रेन में देखने को मिलता है। अरे स्प्रेन मोच हो है और स्ट्रेन हो है खिंचाव। तो मोच कठिया आदमी का जोड़ा में होगी, और जब भी इंसान का मोच लगेगी थारा भी कभी जिंदगी में लगेगी होगी, सूजन हो ना इंसान के बस। तो जोड़ों के आसपास सूजन देखने को मिलता है, और ये याद रख लेना हमेशा लिगामेंट के आसपास, जोड़ों के आसपास ये लगती है। अगले वाला है, चिकित्सीय सहायता आने तक घायल अंग को सहारा देने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? मतलब कोई भी इंसान भाई उसकी अंगुली है ना वो टूटकर साइड में गिर, आपके सामने क्या एकदम टेढ़ी हो गई कटकर, तो आपको क्या करना चाहिए? अंग को स्थिर रखे तथा अनावश्यक हिलाने से बचें। क्या करना चाहिए आपको? जो उसका जो अंग कट गया ना, उस कटे हुए अंग को या फिर टूटे हुए अंग को क्या करना आपको? एकदम स्थिर रखना उसको। ठीक है, और इसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं, एकदम आपको स्थिर रखना है, सबसे पहला आपका यही काम है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अंग को स्थिर रखना है और बेफालतू में उसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगले वाला है, इफ ए शार्प ऑब्जेक्ट हैज द पेनिट्रेट द बॉडी द रेस्क्यूअर शुड प्राइमरी, यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में धस गई है तो प्राथमिक उपचार देने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वस्तु को स्थिर रखें और तुरंत चिकित्सा सहायता ले। आप खुद उसको निकालने का प्रयास नहीं करें। जैसे भाई अगर मान लो कोई नुकीली चाकू, मान लो आपके जो पूरा हाथ हाथ है ना, मतलब ये जो आर्म्स है इसके आर पार निकल गया, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको ऐसा नहीं खुद निकाल दो मैं, नहीं, आपको बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है, वैसे की वैसी स्थिति में रखना है। क्योंकि वैसे अगर आप खुद निकालने का प्रयास करोगे इन्फेक्शन हो सकता है, आपके ज्यादा गंभीर चोट लग सकती है और ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपको क्या कुछ नहीं करना है, उसको बस हिलाना नहीं है और डॉक्टर के पास ले जाना है, फिर डॉक्टर अपने आप आपको मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो आपको बिल्कुल सही है। अगले वाला है, विच साइन में इंडिकेट ए पॉसिबल हार्ट अटैक, इनमें से कौन सा लक्षण है वो हार्ट अटैक का साइन दे सकता है आपके सामने? कौन सा होता है भाई? चाहे सीने का दर्द जो हाथ या जोड़ तक फैल जाए, है ना, पैरों में खुजली, दांतों की संवेदनशीलता और बालों का झड़ना। नहीं भाई, पहले वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, सीने के अंदर जो दर्द हो रहा है जो हाथ या जबड़े तक फैल जाए, कहां तक चला जाए? हाथ या जबड़े तक आपके सामने ऐसा दर्द हो आपके सामने, सीने का जो हार्ट में आपका दर्द हुआ जो आगे जाकर हाथ या जबड़े में आपका फैल सकता है, वही आपके सामने हार्ट अटैक का एक संकेत है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए, आपको पता है ना हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को सबसे पहले सीने में दर्द होता है, फिर धीरे धीरे वही दर्द आपके सामने आगे जाकर फैल जाता है।
अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एईडी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एईडी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? डिलीवर एन इलेक्ट्रिक शॉक टू रिस्टोर द नॉर्मल हार्ट रिदम। हृदय का सामान्य धड़कन को बहाल करने का विद्युत झटका देना। ये याद कर लेना, फुल फॉर्म ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एईडी। ये किस चीज में काम आती है भाई आपके सामने? जो कोई भी इंसान है ना भाई, उनके जो काफी लोगों को आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, हॉस्पिटल में तो नहीं देखा है ना? जब कोई भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसको दो प्रेस जैसी रखते हैं और वो उसके हार्ट पे लगाते हैं और फिर उसको खींचते हैं, फिर लगाते हैं, फिर खींचते हैं, ताकि क्या हो सके, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सके, जिससे उसका हार्ट का स्पंदन है, हार्ट का जो आउटब्रेक है वो फिर से शुरू हो सके, हार्ट वो फिर से पंप करना शुरू कर सके। उसको, उस मशीन को क्या बोला जाता है? वो जो प्रेस जैसी जो मशीन आती है उनको क्या बोला जाता है? एईडी के नाम से, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के नाम से नाम जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हैंड ओनली सीपीआर फोकस मेनली ऑन कंटिन्यूअसली चेस्ट कंप्रेशन। हैंड ओनली सीपीआर मुख्य रूप से लगातार चेस्ट कंप्रेशन पे आधारित होता है। बिल्कुल, हाथ से दिया गया जो सीपीआर होता है उससे क्या होता है? आपके हाथों जो चेस्ट को दबाया जाता है आपके सामने हाथों से, जिससे क्या हो सके, जिससे आपके सामने व्यक्ति को सांस वगैरह या हार्ट में आपके सामने फिर से स्पंदन शुरू हो सके। हैंड ओनली सीपीआर पे प्रत्येक व्यक्ति के माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना अनिवार्य होता है। ये जरूरी नहीं भाई आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट है। चलिए, एन एईडी प्रोवाइड वॉइस और विजुअल इंस्ट्रक्टर टू द रेस्क्यूअर। एईडी बचावकर्ता को आवाज या दृश्य निर्देश प्रदान करता है। बिल्कुल, आपके सामने वो एक मशीन लगी रहती है ना, जिसके अंदर ऐसा ऐसे साइन आते रहते हैं, ऐसे वाले, है ना? तो वही, और आवाज भी उसके अंदर आती रहती है। एईडी को केवल हृदय विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। तो आपके सामने भाई ऐसा तो इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि आप हृदय विशेषज्ञ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या, लगातार आपके सामने टू 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 की और वो दिखाता रहता है, हार्ट का स्पंदन वो है, वो लगातार दिखाता रहता है कि हार्ट की रेट है वो कितनी आ रही है। कोई भी कर सकता है, बस उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसका। एईडी में बचावकर्ता को आवाज भी आती रहती है और दृश्य भी दिखाई देते रहते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले वाला प्रश्न है, रैपिड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कार्डिक अरेस्ट इज एसेंशियल। कार्डिक अरेस्ट की अत्यधिक की पहचान अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, कार्डिक अरेस्ट अगर कोई व्यक्ति को आ रहा है ना, तो उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समय पर सीपीआर व डिफिब्रिलेशन देने से जीवित बचने की संभावना काफी बार बच जाती है। तो देखो, कोई इंसान को कार्डिक अरेस्ट आ गया, कार्डिक अरेस्ट भी हार्ट अटैक जैसा ही होता है, उसी को बोला जाता है। अगर कोई इंसान को हार्ट अटैक आ गया और उसको समय पर आपने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, तो उसकी क्या हो सकता है भाई? हार्ट का स्पंदन चालू किया जा सकता है ना? सीपीआर वगैरह दी जा सकती है हाथों से, तो इस इंसान के बचने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। तो कथन भी एकदम सही है और कारण भी एकदम सही है, और सही कथन के लिए सही कारण है वो दिया गया है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। स्प्राइन, स्प्राइन क्या होता है भाई आपके सामने? स्प्राइन मैंने बताया था, मोच, मोच किसकी में होती है? लिंगा, जो लिगामेंट होती है उसकी इंजरी लगती है। पेनिट्रेशन इंजरी, कौन सी इंजरी भाई? पेनिट्रेशन जो इंजरी होती है वो क्या क्या पर लगती है? इनेबल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर लगती है। समझ में आ गया? मतलब पेनिट्रेशन इंजरी हो गई, जैसे कोई आर पार चीज चली गई, है ना? तो एईडी क्या होता है? रिस्टोर हार्ट रिदम। जो आपका हृदय, उसका आपका जो रिदम है उसका स्पंदन चालू करने के लिए एईडी का प्रयोग किया जाता है। हैंड ओनली सीपीआर किसके लिए होता है? कंटिन्यूअसली चेस्ट कंप्रेशन के, मतलब लगातार आप कोई भी व्यक्ति उसकी चेस्ट को दबाते रहो, उसके लिए हैंड ओनली सीपीआर का प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए, 58 वर्ष का एक व्यक्ति पार्क में अचानक गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें सामान्य नहीं है। एक व्यक्ति 108 पर कॉल करता है, लगातार दूसरा चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देता है, तीसरा पास में उपलब्ध एडी लगाकर उसके निर्देशों का पालन करता है आपके सामने, है ना? तो यही है कि एक व्यक्ति है भाई, वो गिर गया है ना? उसकी बेहोश हुआ, उसकी सांसें सामान्य नहीं चल रही है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? 108 पर कॉल करेगा, लगातार उसके चेस्ट को दबाने का काम कर रहा है और एक एडी लाकर उसके निर्देशों का पालन कर रहा है। तो ये किस चीज का उदाहरण है भाई आपके सामने? ये किस चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण है समय पर पहचान करना, समय पर आपके सामने सीपीआर और समय पर डी फाइब्रिलेशन करना। समझ में आ गया? तो समय पर हर चीज की पहचान करना, समय पर सीपीआर देना और समय पर डी फाइब्रिलेशन है वो करना। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए
अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़े। अगले वाले प्रश्न के आगे तरफ बढ़े। स्टूपर, स्टूपर का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा होता है? स्टूपर किस चीज में काम होता है? ए स्टेट ऑफ रिड्यूस कॉन्शियसनेस विद ए रिस्पॉन्स ओनली टू द स्ट्रॉन्ग स्टिमुली, चेतना की कमी होना, ऐसी अवस्था जिसमें केवल तीव्र उत्तेजना पर प्रतिक्रिया होती है। तो स्टूपर, स्टूपर क्या होता है? आपके सामने कोई आदमी बहुत ही गहरी बेहोशी के अंदर चला जाए, कोई भी आदमी बहुत ज्यादा गहरी बेहोशी के अंदर चला जाए और तभी वो आपको, आप उसको बहुत जोर से झकझोर रहे हो एकदम, तब वो बोलकर बता रहा, वरना आपको वो एकदम चुप है, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो अपनी संवेदनाओं में नहीं है ना? तो उसको क्या बोला जाता है? स्टूपर के नाम से जाना जाता है। तो चेतना की कमी है उसके पास, कॉन्शियसनेस की कमी है और केवल तीव्र उत्तेजना पर ही प्रतिक्रिया देता है। तीव्र उसके क्या, तो बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा उसके शरीर में झंझनाहट महसूस होती है, तभी वो बोल रहा है, वरना वो आपके सामने नहीं अपना जो प्रतिक्रिया दे पा रहा है। उसको ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हार्ट स्ट्रोक होने पर सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारण कौन सा हो सकता है? हीट स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक ने भाई हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक क्या होती है भाई? आपके सामने गर्मियों का मौसम होता है, बहुत तेज लू चल रही है और आप बाइक पर चले गए, है ना, और आपको अचानक से चक्कर वगैरह आने लगे, पानी की कमी महसूस होने लगी, तो समझ लो कि आप हीट स्ट्रोक का आपके सामने शिकार हो चुके हो, है ना, जिसको लू लगना बोलते हैं ना, कि भाई लू लागी का तो बाहर। अत्यधिक तापमान में लंबे समय तक धूप में रहना क्या होता है? हाई टेम्परेचर विद द प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर, बहुत लंबे समय तक आप कोई भी सूरज की किरणों में बहुत तेज गर्मी में रह जाते हो, तब आपके सामने क्या रहता है? आपका जो हीट स्ट्रोक है वो आपके सामने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? तो गर्मियों के मौसम में आपको बचना चाहिए वह सीधी की धूप की किरणों में आने से, ताकि आपको भी हीट स्ट्रोक ना हो सके। अगला वाला प्रश्न है, विच एक्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वाइल वेटिंग फॉर द मेडिकल हेल्प इज सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक की आशंका होने पर चिकित्सा सहायता आने आने तक क्या करना चाहिए? मतलब जब तक आपको लग रहा है कि हीट स्ट्रोक हो गया है, तो जब तक चिकित्सा सहायता नहीं आ जाती है, तब तक आपको क्या करना चाहिए भाई? व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाकर उसका शरीर ठंडा करना शुरू कर दो। बिल्कुल भाई, जब तक एम्बुलेंस को कॉल की एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तब क्या करें? उस व्यक्ति को आप, कोई एसी है, कूलर है, पंखा है, अगर ये सब चीजें भी नहीं है तो हवा से उस उसके थोड़े कपड़े वगैरह खोल दो, उसको थोड़ा ठंड वगैरह ठंडा करने का प्रयास करो। पास अगर कोई पानी है तो उसके गीला कपड़ा उसके चेहरे वगैरह पूछो, हाथों वगैरह को ठंडा करने का प्रयास करो, है ना, ठंडे पानी उसके चेहरे वगैरह पर मारो। तो कोशिश करो कि कैसे भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो सामान्य हो सके, उसका शरीर है वो थोड़ा ठंडा पड़ना शुरू हो। समझ में आ गया? हीट स्ट्रोक में सबसे पहले आपको यही करना होता है, उस व्यक्ति का जो शरीर है उसको ठंडा करने का प्रयास करना होता है, ठंडे जगह पर ले जाकर उसको छोड़ देना होता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइजन का संकेत हो सकता है? रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने से अचानक उल्टी और चेतना में परिवर्तन होना। मतलब आप कोई भी जहरीली चीज के संपर्क में आ गए तो अचानक से आपको चक्कर वगैरह आने लगे हैं, अचानक से आपको उल्टी वगैरह आ रही है, आप बेहोशी की अवस्था तक जाने लगे, तो समझ लो कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या करना है? क्या तो तुरंत उस जगह से हट जाओ, है ना, या फिर आपके सामने अगर आपने खुद ने से निगल लिया तो कोशिश करो कि उल्टी कर दो, कैसे भी करके उल्टी कर दोगे तो वो जो पॉइजन है, जहर है, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा और आपको उस चीज से मुक्ति मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने से अचानक उल्टी व चेतना में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उससे आपको ऐसे बचना चाहिए। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, विच हैबिट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द लाइफ स्टाइल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सी आदत होती है? कोई भी इंसान है, उसकी लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए कौन सी जिम्मेदार है भाई? शरीर की निष्क्रियता एवं अस्वस्थ आहार लेना। लाइफ स्टाइल डिजीज मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कोई इंसान को डायबिटीज हो रही है, बीपी हो रखी है, मोटापा हो रखा है, इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए इंसान को अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए, शारीरिक इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, घूमना चाहिए, दौड़ना चाहिए, आपके सामने योगा वगैरह करना चाहिए, और खाने पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई बाहर का खाना वो कम से कम बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े।
पॉइजनिंग की शीघ्र पहचान से उपचार के परिणाम बेहतर होते हैं। बिल्कुल, अगर आपने तुरंत पहचानिए कि भाई जो जहर है वो इस प्रकार का हो सकता है, तो इससे क्या होगा, सामने वाले डॉक्टर उसको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर ये केमिकल गया है और इसका एंटीडोट ये है ना? तो उसको उसी प्रकार की दवाई है वो तुरंत दी जा सकती है। प्रत्येक पॉइजनिंग से रोगों को उल्टी करवानी चाहिए। प्रत्येक पॉइजनिंग के रोगी को तुरंत उल्टी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ये सब करवा देते हो तो उसके शरीर से वो जहर है वो बाहर है वो आ जाता है। तो इस तुरंत उल्टी करवानी ये भी सही है, और पॉइजनिंग के शीघ्र उपचार से परिणाम भी बेहतर होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई, अच्छे से कर लेना इसको। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, लाइफ स्टाइल डिजीज कैन ऑफ्टन बी प्रिवेंटेड थ्रू द हेल्थी हैबिट्स। कोई भी इंसान की जो लाइफ स्टाइल डिजीज होती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो जीवन शैली से संबंधित आपके सामने बहुत सी बीमारियां होती हैं, उसको कैसे आपके सामने रोका जा सकता है? स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर। किसको अपनाकर? स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर आप क्या कर सकते हो, उसको काफी हद तक रोक सकते हो। बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सब चीजें करके आप उनको रोक सकते हो। लाइफ स्टाइल डिजीज आर ऑलवेज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। लाइफ स्टाइल डिजीज है ना, वो हमेशा संक्रमण के कारण होती हैं। नहीं, संक्रमण का कोई लेना देना नहीं होता भाई इसमें। आपकी शारीरिक गतिविधियां आप इस प्रकार की करते हो, दौड़ नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको भाई होंगी लाइफ स्टाइल डिजीज। तो इनसे बचने का बस यही तरीका होता है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना वगैरह खाओ, इन सब चीजों से बचो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल गलत है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है आपका। चलिए, अगले वाला है, एडुकेट हाइड्रेशन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक। पर्याप्त जल सेवन से हीट स्ट्रोक का जोखिम कम होता है। अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हो, क्या करते हो आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हो, तो हीट स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, आप पानी क्या करता है, आपके शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, आपके शरीर में ज्यादा गर्मी लगेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है और करेक्ट है। रीजन, प्रॉपर हाइड्रेशन हेल्प द रेगुलेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल, अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हो, वो आपके शरीर में क्या करेगा, हाइड्रेशन या आपके तापमान उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो एकदम सही कथन है, उसका सही कारण दिया गया, और कथन का जो कारण है वो भी एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टूपर, रिड्यूस द कॉन्शियसनेस। स्टूपर में क्या हो जाता है, इंसान अपनी चेतना में नहीं रहता है, अचेतन हो जाता है। हीट स्ट्रोक क्या करता है, वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, इंसान का जो शरीर का तापमान है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पॉइजनिंग में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सपोजर। कोई भी इंसान के शरीर में जो जहर चला गया है उसको कैसे भी न कैसे करके बाहर निकाला जाए। लाइफ स्टाइल डिजीज में क्या होता है, डायबिटीज व हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो सारा ऑप्शन है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट में सही है भाई। चलिए, केस स्टडी के पर्सन की बात करें, एक निर्माण श्रमिक दोपहर की तेज धूप में कई घंटों तक काम कर रहा है। कुछ समय बाद में वो भ्रमित हो जाता है, उसके शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और ठीक से प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। उसके सहकर्मी उसको तुरंत छाया में ले जाते हैं, कपड़े ढीले करते हैं, गीले कपड़े से उसका शरीर ठंडा करते हैं और आपातकालीन चिकित्सा सेवा को बताते हैं। तो वही एक भाई श्रमिक कोई काम कर रहा था, उसका शरीर है ना बहुत ज्यादा मतलब धूप में रहने की वजह से उसका शरीर का जो तापमान है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके साथियों ने क्या किया, उसको क्या है एकदम ठंडी जगह ले गए, है ना, पानी वगैरह को उसको पिलाया, पानी वगैरह से उसके जो शरीर में गीले कपड़े से उसको पूछा, है ना, कपड़े वगैरह खोले थोड़े उसके और थोड़ा हवा देना प्रयास किया, पंखा वगैरह कूलर वगैरह लगाया, है ना, और आपके सामने इमरजेंसी को कॉल किया। तो किस चीज के उदाहरण है, हीट स्ट्रोक की तुरंत पहचान करके शरीर को ठंडा करना आपके सामने इसके सही ऑप्शन है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए भाई, अगले वाला ऑप्शन है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए गुड हेल्पर एट एन एक्सीडेंट सीन इज। तो दुर्घटना स्थल पे गुड हेल्पर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है, मतलब आपका दुर्घटना स्थल पर है, उस पे आपके सामने गुड हेल्पर कौन व्यक्ति होता है, सुरक्षा सुनिश्चित करना और समय पर चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना। क्या करना, इंश्योर द सेफ्टी एंड अरेंज टाइमली मेडिकल असिस्टेंस। सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई भी व्यक्ति की, और समय पर उसकी आपके सामने चिकित्सा सहायता करना ही क्या होता है, गुड हेल्पर का काम होता है। गुड हेल्पर कौन होता है भाई, काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसा पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, तो फोटो और वीडियो बनाने के बजाय उस व्यक्ति की क्या करते हैं, उसके तुरंत पास पहुंचते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, गुड हेल्पर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगले वाला है गुड स्मार्टियन लॉ मुख्य रूप से नागरिकों को किस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है।
सरकार इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करे जिससे क्या हो सके, जो व्यक्ति जो दुर्घटना स्थल पे घायल व्यक्ति हैं उनकी मदद करें, वो किसी भी प्रकार की कानूनी पचेड़े में नहीं फंसे। ठीक है, सरकार उनको प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग है वो और ज्यादा दुर्घटना स्थल पे मदद के लिए आ सके और लोगों की जान है वो बच सके। कानूनी परेशानियों के डर के बिना सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करना, जो सड़क पर दुर्घटना हुई है उन पीड़ितों की सहायता करना इसका उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई। चलिए, अंगदान से संबंधित कौन सा कथन सही है? एक दाता कई लोगों का जीवन बचाने या बेहतर करने में सहायता। एक दाता कई लोगों का जीवन है वो बहुत सारे लोगों का मतलब एक व्यक्ति है उसके द्वारा जान है वो बचाई जा सकती है। समझ में आ गया आपके सामने? बहुत सारे लोगों का जीवन है वो उससे बच सकता है। चलिए, दुर्घटना स्थल पे जिम्मेदार व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? आपातकालीन बचाव दल के साथ सहयोग करना। सहयोग करना क्या करना आपके सामने? इमरजेंसी टाइम में, कौन से टाइम में? इमरजेंसी टाइम में जो आपके सामने जो बचाव दल होता है उसमें उसका सहयोग करना क्या होता है आपके सामने? जिम्मेदार व्यक्ति का, कि वहां पर काफी लोगों का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत पहुंचे, कि किसी को फर्स्ट एड का ज्ञान तो उसने फर्स्ट एड दी, किसी ने घायलों को जो आपके सामने जो कोई एम्बुलेंस वगैरह, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, किसी ने अपने जो एक्सीडेंट सीन है उसको सेव किया, सब अपने अपने काम में जुट गए। यही आपके सामने क्या होता है? आपातकालीन बचाव दल का सहयोग करना है। फिर जो लोग आए हैं एम्बुलेंस वाले लोग उनकी भी सहायता करना, यही आपके सामने क्या होता है? एक जिम्मेदार व्यक्ति का एक जिम्मेदार व्यवहार है वो होता है। चलिए, सड़क सुरक्षा संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सड़क सुरक्षा संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रमों का काम क्या होता है? दुर्घटना को कम करना और लोगों का जीवन बचाना। क्या काम होता है? जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम किया जा सके कैसे ना कैसे करके, है ना, और लोगों का ज्यादा से ज्यादा जीवन है वो बचाया जा सके, यही आपके सामने काम होता है। सड़क सुरक्षा संबंधित जो जन जागरूकता कार्यक्रम है चलाए जाते हैं उनका। समझ में आ गया? दुर्घटनाओं को हम कैसे भी करके कम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो जीवन है वो बचाया जा सके, यही का प्राथमिक कार्य होता है सड़क सुरक्षा संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम जो लोगों के द्वारा फैलाए जाते हैं उसमें। समझ में आ गया? सरकार अलग अलग पोस्टर लगाती है कि हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, हमें कम जो जहां पर स्पीड लिमिट दे रखे उसी स्पीड लिमिट पे गाड़ी चलानी चाहिए, हमें जो ट्रैफिक के जो नियम है उनका सही से अनुपालना करनी चाहिए। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, गुड हेल्पर को घायल व्यक्ति की गरिमा और गोपनीयता का सम्मान रखना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जो घायल व्यक्ति है, अगर उसका सामान वगैरह पड़ा है तो उसकी चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। दुर्घटना भी और दुर्घटना स्थल के वीडियो ने वगैरह नहीं बनाए। दुर्घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना सहायता करने का उचित तरीका हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन उसको गलत तरीके से आपके सामने नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए भी आपके सामने। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को इलाज कराओ, वीडियो वगैरह नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उसकी चीजों का ध्यान है वो रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट बी गलत है। ऑर्गन डोनेशन रिक्वायर द प्रॉपर मेडिकल एंड लीगल प्रोसीजर। अंगदान के लिए उचित चिकित्सा और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक होती है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अंग निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता भाई, कानूनी प्रक्रिया है वो होती है इसके लिए। आपके सामने ये बात याद रख लेना, ऐसे नहीं कि डॉक्टर वो बिना अनुमति के आपके अंग निकाल सकते हैं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। जो व्यक्ति अंगदान कर रहा है उसकी आपके सामने सहमति जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। Good Smartian protection encourages more people to help accident victim. Good Smartian संरक्षण अधिक लोगों को दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल आपके सामने अच्छे लोग भाई जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं ऐसी परिस्थितियों में, उससे क्या होता है और लोग भी प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही है। जब लोगों को कानूनी सुरक्षा पर विश्वास होता है तो वे लोग
सहायता करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। बिल्कुल, जब सरकार है ना, जो जिन लोगों ने सड़क दुर्घटना में लोगों की जान बचाई, उनको अवार्ड दे, उनको पुरस्कार दे, उनको किसी प्रकार के कानूनी मामले में नहीं फंसाए, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं प्रोत्साहित होंगे और ज्यादा से ज्यादा इस नेक काम को करने के लिए आगे आएंगे, जिससे क्या और ज्यादा लोगों की जान है वो बच सकती है। तो यही है, सरकार के प्रति लोगों की क्या होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। दोनों ऑप्शन सही है मैं इसके। गुड हेल्पर कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल इमरजेंसी असिस्टेंट, एकदम मुश्किल समय में जो इंसान साथ दे। गुड स्मार्टियन लॉ कौन सा होता है, लीगल प्रोटेक्शन, जो जनता वगैरह होती है उसको आपके सामने क्या है, लीगल प्रोटेक्शन मिले। ऑर्गन डोनेशन किस चीज में काम आते हैं, लाइफ सेविंग एक्ट, मतलब लोगों की जान बचाने में काम आते हैं। पब्लिक अवेयरनेस किस चीज में काम आती है, एक्सीडेंट से बचाने में काम आती है। तो सब ऑप्शन एक दूसरे से करेक्ट। हाईवे पर दुर्घटना देखने के बाद मीना अपना वाहन सुरक्षित स्थान पर खड़ा करती है, चेतावनी त्रिकोण बनाती है, 108 पर कॉल करती है और घायल की अनावश्यक रूप से नहीं हिलाती है। ठीक है, परीक्षण के अनुसार प्राथमिक उपचार देते हैं और आसपास को भीड़ न लगाने, वीडियो न बनाने के अनुरोध करते हैं। बिल्कुल आपके सामने एकदम सही काम करे। सबसे पहले उसने सीन की सेफ्टी की, गाड़ी को साथ में रखा, फिर आपके सामने त्रिकोण भी बना दिया, 108 पे इमरजेंसी कॉल कर दिया, है ना, और फिर आपके सामने उस व्यक्ति को जो चोट लग रही है भाई उसको फर्स्ट एड दिया और भीड़ न लगाने का काम कर रही है। उसका उस कौन से के अंतर्गत आ रही है, नैतिक जिम्मेदार व जिम्मेदारी आपातकालीन सहायता करने के अंतर्गत उसके सारे काम आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यह था आपके सामने जो पेपर होने वाला है रोड सेफ्टी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।